हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार GKGS क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, इसी आशा के साथ हम आज आपको फिर से करवाने वाले हैं केमिस्ट्री के शानदार क्वेश्चन जो कि रेलवे एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन, खालिस्तान विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। बात करें न्यूट्रिनो की तो दोस्तों न्यूट्रिनो जो है एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार जो है सन 1930 ईस्वी में पाउली ने किया था। इस कण का प्रथम सैद्धांतिक आधार प्रसिद्ध भौतिकीविद फर्मी ने सन 1934 में बतलाया था। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल खालिस्तान का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए नाभिक की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी परमाणु के आवेश, ऑप्शन सी परमाणु के स्थायित्व और ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 18। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 18 होती है। अब वो कैसे होती है दोस्तों? किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी होती है? 2n² के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, किसके बराबर होती है? 2n² के बराबर होती है। तो बात करें दोस्तों KLM, यहाँ पे n क्या है? n बराबर क्या है? KLMN जो है, या फिर मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब m की बात किया है दोस्तों, हमको पता है कि अधिकतम किसके बराबर होती है? 2n² के बराबर होती है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी अभी मैंने बताया आपको 3। तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 × 3 का स्क्वायर। तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 × 2 18। तो m में कितनी हो जाएगी? 18 होती है। m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी हमने आपको बताया n कितना है? KLMN या फिर 1 2 3 4। यहाँ k की वैल्यू कितनी? 1, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू कितनी है? 4। हम यहाँ पे n के स्थान पे क्या रख देंगे? m का पूछा है हमको, तो n की जगह पे हम रख देंगे 3। इसी प्रकार से हम वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो 2 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अब बात करें दोस्तों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उस तत्व के परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या कितनी है? 2 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? अब बात करें दोस्तों द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। अब दोस्तों हमको प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी है? 15 प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 22। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों 5 + 2 7, 1 + 2 3 37। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी? 37 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों परमाणु, तत्वों के परमाणु मुख्यतः विद्युतीय उदासीन होते हैं, अतः तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। तत्व की परमाणु संख्या की बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे हम क्या निकालते हैं? तत्व की परमाणु संख्या निकालते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब द्रव्यमान संख्या की बात करें तो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे हमको दिया क्या है? प्रोटॉनों की संख्या दिया है 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी है? 22। इसको जब टोटल 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37। तो 37 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं इसलिए उनके भौतिक गुण समान होते हैं। ऑप्शन बी, एक तत्व के विभिन्न रूप जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या है लेकिन भौतिक गुण भिन्न है।
ऑप्शन नंबर सी है एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं, आइसोटोप या समस्थानिक कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समभारिकों में खालिस्तान की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए आयन, ऑप्शन नंबर बी नाभिक, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नाभिक। समभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। वो कैसे, अभी हमने आपको बताया प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं। तो समभारिकों में और ये दोनों जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं, इसलिए समभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें समभारिक की, तो अलग अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, समभारिक कहा जाता है। समभारिकों में नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान तथा प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायल के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए है नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी है नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी है नियत दाब पर किसी गैस का आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी है नियत तापमान पर किसी गैस का दाब आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बायल का नियम क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल क्या होता है, स्थिर रहता है, अर्थात पीवी बराबर क्या होता है, स्थिरांक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बायल के नियम की बात कर ली हम दोस्तों, तो ये हमने आपको बता दिया नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल क्या होता है, स्थिर होता है। अब चार्ल्स के नियम की बात कर ले तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम तापमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे आगे पूछ ले, तो चार्ल्स का नियम भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है मैक्स प्लैंक, ऑप्शन बी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन सी हेनरी बेकुरल, ऑप्शन डी हेनरिच हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों कुछ विशेष तत्वों व उनके यौगिकों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलती है। इन किरणों को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुरल किरणें कहते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविता कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने की थी। अब रेडियो एक्टिव तत्व की बात करें दोस्तों कौन कौन से हैं, तो ये है यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम आदि कौन कौन से हैं, रेडियो एक्टिव तत्व है। पियरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी के ने बाद में अत्यंत महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। अब बात करें रेडियम की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है पियरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6। नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब बात करें नाइट्रोजन की दोस्तों, तो नाइट्रोजन में त्रिसहसंयोजक बंध होता है। नाइट्रोजन एक क्या है, अधातु है। नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 नाइट्रोजन परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, 3 सहसंयोजक बंधन बनाते हैं और 1 नाइट्रोजन अणु बनाते हैं। अतः साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन त्याग करने की प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको बता दिया। अब ऑक्सीजन
ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन त्यागने की प्रक्रिया हमने आपको बताया। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिनमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसी रासायनिक यौगिक में बंधे हुए किसी परमाणु के ऑक्सीकरण के दर्जे का सूचक होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, NaOH बनता है। अब सोडियम क्लोराइड जो है विद्युत अपघटन द्वारा विघटित होता है और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कौन? सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। कास्टिक सोडा किसे बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग लुगदी और कागज़ के कपड़े, पीने के जल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग बीमारी के उपचार, रोकथाम और सुधार के लिए भी किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का उपयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय या ऑप्शन नंबर डी उभयधर्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अम्लीय। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अधातु ऑक्साइड बनता है। ठीक है दोस्तों, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा बनता है? अधातु ऑक्साइड बनता है। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। पानी में घुलने पर यह अम्लीय घुल बनाते हैं जो हाइड्रोजन आयन देने के लिए वियोजित होता है। इस प्रकार प्रकृति में क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सभी एसिड के लिए क्या है? आम तत्व है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें, सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अम्ल जो होते हैं क्या होते हैं? हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी ब्रोमोनीकरण, ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीनीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अपचयन। जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीकरण की बात करें दोस्तों, ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा साथ साथ घटित होते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को उपापचय अभिक्रिया कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो हमने आपको केमिस्ट्री का करवाए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।